Hello students, how are you? In our previous class we completed that what is the resistance and on which factor it depends. अपन ने previous class में जो resistance और factors जो उसको affect करते हैं उस topic को अपन ने complete कर लिया था. ओके आज अपन बात करते हैं specific resistance की. इसकी बात करेंगे अपन specific resistance की अपन यहाँ पर बात करते हैं. ओके चलिए उसके ऊपर बात करते हैं. प्रीवियस क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, जो लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने बात किया था कि जो रेसिस्टेंस है R वो डिपेंड करता है लेंथ पर. सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. सेकंड अपन ने बात किया था दैट वाज फर्स्ट सिंस एंड सेकंड अपन ने बात किया था कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सेकंड क्या रहता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करें, दोनों के डिपेंडेंसी को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो R जो दोनों का यूनिट फॉर्मूला, दोनों का जो एक यूनिट इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनती है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E. क्या बन जाता है? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E. व्हाट इट अंडरस्टैंड किस तरीके से बना? ओके चलिए जब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है. जब प्रोपोर्शनल का अपन यहां पर साइन जब इसको अपन हटाते हैं, क्या करते हैं अपन? प्रोपोर्शनल का जब साइन यहां पर हटाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या आता है? एक कांस्टेंट हमें मिलता है जिसको बोलते हैं कप्पा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड कप्पा. तो इक्वेशन बन जाती है R प्रोपोर्शनल R इक्वल्स टू कप्पा L अपॉन E. ओके ये है रेसिस्टेंस की इक्वेशन जो कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उसके साथ जोड़ती है. यहां पर ये जो कप्पा जो आया है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या दूसरा उसको नाम दिया जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टिविटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ वायर. क्या बोला जाता है इसे? रेसिस्टिविटी ऑफ वायर अपन बोलते हैं. इसका अगर अपन फॉर्मूला निकालें तो इसी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं कप्पा इज इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई करिए तो R मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय L. R क्या के कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय L. ये आता है इसका फॉर्मूला. व्हाट इट अंडरस्टैंड? अब इसकी डेफिनेशन की अपन ने बात करें, अपन ने डेरिवेशन की तो बात कर ली कि अभी फॉर्मूला डिराइव कहां से होता है. डेफिनेशन क्या है? क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है, अपन ये जरूर बोल सकते हैं इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से उसकी डेफिनेशन थोड़े बनी. अपने को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन डिराइव करनी होती है. तो डेफिनेशन डिराइव करें तो उसके लिए यहाँ पर अपन अगर माने इफ A इज इक्वल्स टू 1, एरिया कितना माने अपन? 1 यहां पर मान लेते हैं. जैसे अपन यूनिट जनरली अपन मीटर लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा. एंड L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और लेंथ बराबर कितनी ले लूं मैं? 1 मीटर. ए कितना ले लूं? 1 मीटर स्क्वायर, और L कितने ले लूं? 1 मीटर ले लूं. तो उस कंडीशन में K इज इक्वल्स टू R होगा कि नहीं होगा? भाई दोनों की जगह 1 1 रखा तो इसका तो 1 ही रह जाएगा. तो R K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दैट इज R. कप्पा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? R. गॉट इट? यहां से इसकी डेफिनेशन आती है, यहां से इसकी डेफिनेशन बनती है जो अपन बोल सकते हैं
if the resistance of wire if the area of cross section of wire is 1 meter square, 1 meter square, and length is 1 meter, then the resistance is called कप्पा। तो उसका रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? कप्पा कहलाएगा। या अपन दूसरे लैंग्वेज में भी अपन बोल सकते हैं, कई डेफिनेशन इससे बना सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी किसी भी वायर की क्या है, क्या बोल सकते हैं अपन, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस है जब उसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। गॉट इट? या थर्ड डेफिनेशन अपन बोलना चाहे तो अपन ये भी बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross section area is known as specific resistance or resistivity। क्या बोला जाता है इसे? specific resistance या resistivity। Got it? I am again repeating definition. Resistance of wire of unit length and unit cross section area is known as specific resistance। यूनिट लेंथ के वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो, उसका रेसिस्टेंस उस वायर की रेसिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेसिस्टिविटी कहलाती है। गॉट इट? रेसिस्टिविटी जो है इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मैटर। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेसिस्टेंस वायर्स हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है, उसके बावजूद, या लेंथ सभी की एक है उसके बावजूद उनका जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग आता है। उसका कारण क्या है? दैट इज कप्पा। क्योंकि उनके लिए कप्पा की वैल्यू क्या है? सबके लिए अलग अलग होती है। गॉट इट? तो ये आता है इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी यूनिट अपन डिराइव करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कप्पा? कप्पा की यूनिट क्या होगी? ओके, कप्पा की यूनिट अपन निकालें तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन निकाल सकते हैं। कप्पा इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर। तो यहां मीटर से मीटर स्क्वायर कट हो गया, तो यूनिट क्या बन गई? दैट इज ओम मीटर। क्या बन जाती है? दैट इज ओम मीटर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इसकी रेंज की अपन बात करें कि इसकी रेंज क्या रहती है। इसकी रेंज पर अपन बात करें तो इसकी रेंज जो होती है कंडक्टर्स के लिए वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर इसकी रेंज होती है। 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर कितनी रहती है? 10⁻17 ओम मीटर इसकी रेंज मानी गई है। गॉट इट? इस कप्पा की बेसिस पर जो कंडक्टर्स वायर हैं उन्हें 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है फटाफट उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। On the basis of the kappa, the wires are grouped into 4 categories, जिसको अपन बोलते हैं
सबसे पहले बोला जाता है दैट आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। हालांकि अपने सिलेबस में इतना डिटेल्ड में नहीं है, एक टेबल है, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। गॉट इट। सेकंड कहलाते हैं रेसिस्टर्स, ओके। थर्ड कहलाते हैं बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। और फोर्थ कहलाते हैं इंसुलेटर्स। तो 4 कैटेगरीज हैं अपनी बुक के अंदर। अपनी जो बुक है उसके अंदर इनको 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और अपनी बुक में इसकी जगह लिखा हुआ है कंडक्टर। इनकी जगह पे क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। और इन दोनों को कंबाइन करते हुए अपनी बुक में लिखा हुआ है दैट इज इंसुलेटर। गॉट इट। तो ये लेकिन है ये दोनों अलग अलग चीजें। 4 पोर्शंस यहां पर रहते हैं। अब ये है क्या उसकी अपन थोड़ी सी यहां पे बात कर लेते हैं। गुड कंडक्टर का मीन्स क्या है, बैड कंडक्टर का मीन्स क्या है, इंसुलेटर्स किन्हें बोलते हैं, या उनकी रेंज को अपन कंसिडर यहां पर करेंगे। क्योंकि यहां पर एक्चुअल में तो कोई वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल एक इसके एग्जाम्पल्स पे जरूर आता है, तो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन यहां पे टारगेट कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो यहां पर जैसे अपन बात करें, सबसे पहले गुड कंडक्टर किन्हें बोलते हैं। मैं पर्टिकुलरली रेसिस्टिविटी की रेंज की बेसिस पे बात करूंगा। ओके, गुड कंडक्टर उन्हें बोला जाता है जिनके लिए रेसिस्टिविटी की रेंज सबसे कम, क्योंकि रेंज कितनी है दैट, तो जो सबसे कम रेंज है यानी कि 10⁻⁻8 ओम मीटर की होती है। 10⁻⁻8 ओम मीटर की रेंज में जो है उनको क्या कहा जाएगा? गुड कंडक्टर बोलते हैं। गॉट इट। अब आते हैं अपन जनरल डेफिनेशन पर। अब देखो, कप्पा अगर कम है तो डेफिनेटली रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर। और आर अगर कम है, आर अगर यहां पर कम है, तो यू नो दैट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वी अपॉन आर। अगर मैं यहां पर दोनों के बीच में, आई और आर के बीच में रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये रिलेशनशिप बनेगा। वी को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो आई प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1 अपॉन आर, यानी कि आर बढ़ेगा तो आई घटेगा। अब यहां पर आर घट रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? आई ज्यादा होता है। और यही अपन बोलते हैं जनरल डेफिनेशन में, अपन गुड कंडक्टर की नहीं बोलते हैं। दोज कंडक्टर्स इन विच द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। तो वो डेफिनेशन भी अपन यहां से बना सकते हैं, लेकिन अपन पर्टिकुलरली बात किसकी करेंगे यहां पर? रेसिस्टिविटी की। गॉट इट। तो ये जरूर याद रखना है, गुड कंडक्टर्स के लिए रेसिस्टिविटी की रेंज क्या है? 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब यहां पर जो एग्जाम्पल जिसके लिए अपन ये पूरी बात कर रहे हैं दैट इज सिल्वर। सिल्वर जो है उसके लिए रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है। क्या रहती है रेसिस्टिविटी? सबसे कम 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये उसमें रेसिस्टिविटी की रेंज है। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर में रेसिस्टिविटी लिटिल बिट हाई 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। गॉट इट। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, सिल्वर, बाद में कॉपर, फिर बाद में कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए रहती है दैट इज 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और ये तीनों ही अपन देखते हैं सर्किट्स में, सिल्वर नहीं देखते क्योंकि वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, उसका भी बताऊंगा कहाँ देखते हैं अपन। लेकिन नॉर्मली अपन कॉपर या एल्यूमिनियम को देखते हैं। जो अपने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं उनके बीच में वायर किसका है? एल्यूमिनियम का। तो व्हाइट कलर का वायर चल रहा है वो दैट इज एल्यूमिनियम। और हमारे जो सर्किट्स हैं डोमेस्टिक,
घर के अंदर जो सर्किट को वायरिंग है वो किसकी है, कॉपर की। और अगर आप देखें तो मोबाइल्स के अंदर या जो चिप लेवल पर जो सर्किट्स बनते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, सिल्वर का। अब सवाल है कि सर सिल्वर इतना अच्छा कैटेगरी का है तो उसको डोमेस्टिक में इसमें क्यों नहीं ले, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट 40 to 50,000 रुपीज पर किलोग्राम। मान लो मेरे घर से जो दूसरा वाला पोल है उसके बीच में 3 वायर लगे रहते हैं, 3 वायर्स, एक वायर तकरीबन 10 किलो के लगभग मान लूँ मैं, 30 किलोग्राम सिल्वर 40,000 रुपीज़ पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने लाख का मटेरियल है। छोड़ूंगा मैं, कोई नहीं छोड़ेगा। इवन कॉपर यूज़ नहीं करते, कॉपर की कॉस्टिंग जो है तकरीबन 700 to 800 रुपीज़ पर किलोग्राम आती है। तो अगर 10 किलोग्राम मतलब 7-8 हज़ार रुपये का एक वायर, लोग उसको ही नहीं छोड़ते। एल्यूमिनियम ज़रूर सस्ता है, 40 से 50 रुपये किलो। और एल्यूमिनियम में भी ये है कि गवर्नमेंट उसकी सेल आउट करती है। आप वायर काट भी ले तो बेचने के लिए जाओगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी, तो भैया पता रहता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे ये फालतू की बात थी। अपने को ये ध्यान रखना है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर जिसके लिए अपन ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर किसे माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। बस यही एक चीज थी जिसके लिए ये पूरा टॉपिक अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं, पूरा बात करूंगा इसकी, ठीक है। सेकंड जो आता है दैट इज रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स जो हैं इनके लिए जो रेसिस्टिविटी की जो रेंज आती है वो आती है 10⁻⁻6 ओम मीटर, 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, या अपन बोल सकते हैं मॉडरेट रेंज है। तो मॉडरेट होने के कारण से इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट भी मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। अब इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट आर एलॉयज, जो एलॉयज हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। और अपने बुक में 3 एलॉयज का कंपोजिशन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर टीचर टिपिकल लेवल पे जाना चाहे, अगर टीचर ये चाहे कि मैं वही क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को पजल्ड करूं, तो वो यहां पर हिट करता है। तो इसलिए इस चीज को अपने को कंसिडर करना है। जैसे अपन सबसे पहले बात करें तो दैट इज कांस्टेंट। फर्स्ट एलॉय। सेकेंड एलॉय की अपन बात करें तो मैंगानीन, मेंजानीन या मैंगानीन। और थर्ड की अपन बात करें तो दैट इज नाइक्रोम। ये दो तो अपन बहुत कम देखते हैं, ये देखते हैं अपन जो हीटर्स के अंदर जो वायर है वो नाइक्रोम का बना होता है। अब यहां पर अपने को कंपोजिशन ध्यान रखना है कि ये बना हुआ किस किस का है। ओके, अगर अपन कांस्टेंट की बात करें तो इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। किसका एलॉय है ये, कॉपर और निकल का। सेकेंड, ओके। मैंगानीन की बात करें तो इट इज मेड अप बाय कॉपर, निकल, ये दोनों तो ही हैं, उसके अलावा मैग्नीज और क्लोरीन, CuNiMn एंड Cl। इन 3 तो मेटल्स और एक नॉन मेटल्स है, इसका मिलकर बना होता है। नाइक्रोम की अपन बात करें तो ये इसके नाम में ही है, निकल, क्रोमियम, निकल, क्रोमियम, पर्टिकुलरली ये दो का सबसे ज्यादा इसमें रोल होता है। उसके अलावा अपन बात करें MeMn, मैग्नीज, और एक है आयरन। आयरन ट्रेस में बहुत कम अमाउंट में रहता है। ओके, गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलिए अब थर्ड कैटेगरी पे अपन बात करते हैं दैट इज इंसुलेटर्स। थर्ड कैटेगरी आती है दैट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो हैं, सॉरी
पहले बैड कंडक्टर आएगा ना, बैड कंडक्टर अपन भूल ही गए, फोर्स सीधा इंसुलेटर पे आ गए। वैसे तो दोनों को इंसुलेटर बोल के कर सकते हैं अपन चाहे तो, लेकिन अपन ने अलग अलग किया है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स वो हैं जिनके लिए रेसिस्टिविटी की जो रेंज होती है, इसकी रेसिस्टिविटी की जो रेंज होती है दैट इज 10⁻², से 10⁻6 ओम मीटर। को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में इतना कुछ डिटेल में भी नहीं है। क्लियर, अंडरस्टैंड। इसमें आते हैं जो सेमी मेटल्स हैं, एग्जांपल पे बात करें तो अपन सेमी मेटल्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी कुछ याद नहीं रखना अपने को। फोर्थ आते हैं इंसुलेटर्स। इसमें जरूर एक लाइन याद रखनी है और वो इसके एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है। इंसुलेटर्स वो हैं जिनके लिए रेसिस्टिविटी की रेंज 10⁻⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर होती है। 12 से कितनी, 17, या पर्टिकुलरली अपन बोले तो ये अपन रख लेते हैं 10⁻17, वैसा रहने दो, 12 से ही ले लेते हैं। 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर की जो रेंज है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें केवल आपको एग्जांपल ध्यान रखनी है, एंड दैट आर ड्राई पेपर, ड्राई पेपर है, ग्लास है, रबर, जो रबर है वो आता है, प्लास्टिक आता है, डायमंड आता है, डायमंड वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। डायमंड की काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, वैसे तो सबसे ज़्यादा हाई के अंदर चले तो एबोनाइट की होती है, लेकिन अपने को इतना ही ध्यान रखना। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, एबोनाइट, इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखना है दिमाग में, बाकी इतना कुछ नहीं। अब ये जो अपन ने पूरा जो डिस्कस किया है, इसमें काम की जो चीज़ है वो ये है, ओके। और दूसरे काम का चीज़ है ये कंपोजिशन। जनरली क्वेश्चन यहां से बनता है अगर टीचर चाहे तो। वो तो बेस्ट एग्जाम, बेस्ट कैटेगरी जो है वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और ये डिपेंड ऑन द टीचर। टीचर पे डिपेंडेंसी है कि वो बाकी इस पर जाए या ना जाए, बाकी कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस टेबल को कोई रट्टा नहीं मारना अपने को। आपके पास नोट्स में ये टेबल आए तो उसको रट्टाफिकेशन पे नहीं वेस्ट करना है टाइम अपने को, आपने इसको रटने बैठ जाए, कुछ नहीं करना अपने को, सीधा सीधा केवल इन 2 पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। हाँ, ये जरूर याद रखना इसकी रेंज क्या रहती है। एक तो रेंज क्या रहती है, एक इसकी यूनिट क्या है, ये डेफिनेशन, और एक इसका फॉर्मूला। गॉट इट, क्लियर। ये इससे जुड़े हुए यहाँ पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, एक न्यूमेरिकल है, बोर्ड के अंदर पहले बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता था, सीबीएसई में अभी भी है, राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन हट चुका, तो अपन भी छोड़ ही देते हैं, बाद में देखेंगे कोई अगर ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो अपन उस पर एक बात करेंगे। छोटा सा 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा कप्पा के फॉर्मूले पर है, तो आई थिंक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हैं, ओके। तो एक बार मैं उसको लीव आउट कर रहा हूं, बाद में अपन उस पर बात करेंगे। अब अपन पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके अपन बात करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टेंसेस के हैं, गॉट इट। सर्किट्स में जरूरी नहीं है एक ही रेसिस्टेंस काम में लिया जाए, 2 और मोर, जितने भी डिवाइसेस है, ध्यान रखना जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी रेसिस्टेंस रखती हैं, उनमें रेसिस्टेंस होगा ही होगा। भाई आपने देखा था गुड कंडक्टर देखा या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर तक अपन ने देखा, रेसिस्टेंस लो या हाई जरूर था। तो उस सर्किट्स में अपन एक ही इंस्ट्रूमेंट थोड़े काम में लेते, बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पर सर्किट्स में या अपन बोले तो मोर देन 1 रेसिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पर
इनको किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है या ये कॉम्बिनेशंस क्या है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंसेस। जो सबसे पहला जो रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की बात है, यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें कोई मिस्टेक ना करें। सीरीज कॉम्बिनेशन किससे बोलते हैं? अगर टू और मोर रेसिस्टेंसेस इस तरीके से अटैच हों कि फर्स्ट वाले का एंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट एंड से अटैच हो। मान लीजिए ये कितना है दैट इज R1 एक रेसिस्टेंस, ये मान लेते हैं अपन दैट इज R2, ये मान लेते हैं अपन दैट इज R3। ये इस तरीके से अटैच हो कि फर्स्ट का एंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट से, फिर उसका एंड अगले वाले के फर्स्ट से अटैच्ड हो। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। किस तरीके से कनेक्ट हो? एंड टू एंड कनेक्ट हो, सिरे से कनेक्ट हो, तो इस कॉम्बिनेशन को बुलाया जाता है दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। गॉट इट? अब इसको मैं सर्किट में यूज करूं, सर्किट का मीन्स रेसिस्टेंस तो आ गया दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड की, इसके साथ मैंने इसको अटैच किया। ओके, अब मेरे को यहां पर इसके टोटल की बात करनी है कि भाई इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है। इंडिविजुअल जो R1 R2 R3 इनका इन टोटल कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं यहां पर एक बात करते हैं। अपन सर्किट के अंदर अपन ने मान लीजिए एक अमीटर लगाया ताकि हम I की वैल्यू निकालें, क्योंकि R तीनों का R इंडिविजुअल पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका सम करना कैसे है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ तीनों पर वोल्ट मीटर्स अटैच किए जाते हैं ताकि तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट किया जा सके। मान लीजिए पहले वाले का V1 है, दूसरे वाले का V2 है, थर्ड वाले का V3। ओके, और यहां पर सर्किट के अंदर वैल्यू होती है I। सर्किट कभी भी बनाए तो जब आपने की डाल रखी है, स्टार्ट कर रखा है, सर्किट ऑन किया हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन जरूर दिखाएं वरना नंबर कटते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते कैसे हैं या इसकी खासियत क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ I है वो पूरे सर्किट में एक ही रहती है। ऐसा नहीं है कि R अलग अलग हों तो उनके लिए I अलग अलग होगी। I अलग अलग यहां पर नहीं हो सकती। जितना फर्स्ट वाले में फ्लो करेगा उतनी ही सेकंड वाले से, क्योंकि पाथ एक ही है। इलेक्ट्रिसिटी का पाथ क्या रह गया? सिंगल पाथ है, तो पाथ एक ही होने के कारण से I की वैल्यू क्या रहेगी? यहां पर सेम होती है। और V की वैल्यू अलग अलग होती है क्योंकि R की वैल्यू अलग अलग है। क्योंकि ओम्स लॉ अपन पढ़ते हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। जब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको कांस्टेंट लाने के लिए इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा। सिंपल सी बात समझ रहे हैं आप अगर अपन I का फॉर्मूला निकालें तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया सभी के लिए R की वैल्यू अलग अलग है, तो अगर ये फिक्स लेके आनी है तो इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। गॉट इट? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में द वैल्यू ऑफ I इज सेम बट PD पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। PD की वैल्यू यहां पर अलग अलग होती है, इसीलिए यहां पर जो वोल्ट मीटर्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं V1 V2 V3 जो उनकी वैल्यूज यहां पर दी हुई है। ओके, अब अपन को यहां पर इनकी कॉम्बिनेशन का टोटल अपने को निकालना है।
तो यहां पर जिसमें जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग यहां पर इक्वेशन बनाई जाती है। अब देखो I कांस्टेंट है, V और R वेरिएबल है, तो यहां पर जो इक्वेशन अपन लेंगे वेरिएबल R को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपन, तो V वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अपन बनाए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो V इज इक्वल्स टू होता है IR। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1, V1 इज इक्वल्स टू IR1। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। ये आ गई अपनी इक्वेशंस तीनों रेसिस्टेंसेस के लिए। V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब यहां पर एक टर्म आती है, उस चीज को समझना। फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मींस इन तीनों की जगह एक ही काम में लिया जाए। इन तीनों की जगह पर मैं अगर एक ही काम में लूं, मान लो ये R, क्या नाम दे दिया मैंने उसको, दैट इज R, तीनों की जगह एक, उसको अगर मैं सर्किट में अप्लाई करूं, यानी कि यही हमारा सर्किट है, वही बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपन मान लेते कितना है V, तो V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है और अमीटर अपन ने लगा रखा है। तो इस सर्किट में ये जो अपन ने काम में लिया है, इसके लिए जो I की वैल्यू होगी वो तो वही रहेगी, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट है, तीनों के बराबर का ये है, तो R सेम रह रहा है भाई, तीनों में यहां पे टुकड़ों में था, यहां पर सेम हो गया, तो I की वैल्यू वही रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके लिए रहेगा वो कितना आएगा, जितना इस सेल या बैटरी का है, जितना इस सेल या बैटरी का है उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस माना जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 जगह पर डिवाइडेड है, यहां पर वो एक सिंपल पर इसी के ऊपर वो कंसिडर किया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए क्या माना जाएगा, या सिंपल बोलूं तो इसके लिए करंट की वैल्यू मानी जाएगी I की सीरीज है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना जाएगा, दैट इज V। तो इसके लिए अपन बात करें, सो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उसके लिए IR। ये है इक्वेशन नंबर अपनी 4। ओके, सिंस V इज इक्वल्स टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 3 के अंदर डिवाइडेड है, तो इसका जो टोटल होगा इन तीनों का वो इसके इक्वल होता है, यानी कि V इज इक्वल्स टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये वाली वैल्यूज अपन रखें, पुट द वैल्यूज पुट करें, तो V इज इक्वल्स टू अपना है IR इज इक्वल्स टू V1 है, IR1 V2 है, IR2 V3 है, IR3। गॉट इट। अच्छा, IR इज इक्वल्स टू I तीनों में कॉमन है तो वो अपन बाहर निकाल ले, तो बच गया कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट, तो R इज इक्वल्स टू कितना बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेसिस्टेंस होता है या जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। द टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर। अगर अपन यहां पे माने कि एक से इससे भी ज्यादा हो, इफ n रेसिस्टेंसेस आर प्रेजेंट, तो उनका भी इसी तरह से चलेगा, यानी कि R जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn, जितने हैं उन सभी के सम के इक्वल होता है।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपने से एग्जाम में ये डिराइव करवाया जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेसिस्टेंस फॉर थ्री रेसिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन series combination. To find the total resistance of three resistance which are connected in series, या derive the formula of series combination. तो ये अपने को इस तरीके से derive करना होता है. Got it? I think clear हो गया होगा. If you have any doubt, you can ask directly. You can call or you can also comment below the video. Okay? Thank you.